चैप्टर 3। मुंशी संजीवलाल, जिन्होंने सुवामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न रख सके। यहाँ तक कि उनकी स्पष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल ही में अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 रुपये मासिक से कम न थी। हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। पर इस समय माता पिता की नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उनका नाम व्रजरानी था। वही दंपति का जीवन आश्रय थी। प्रताप चंद्र और व्रजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। विरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुवामा उसे देखकर अपना दुख भुला जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवलाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और विरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने जैसे ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। विरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु आंखों में से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवान, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सचोकाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बिठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि वर्जन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियां थी। क्यों बाबा, क्या पहले भी चिड़िया भी हमारी बातें बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ वे खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं विरजन, तुम्हें बुलाते हैं, ये कहानियां बनाई हुई है। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाए। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चली गई। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है भग भग। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ती दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में बताई। विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और क्यों चलती है। 2 बार उसने गुरुजी को प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने यह कर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। विरजन ने भी समझ लिया कि ईश्वर की महिमा कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी जी बोले, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। विरजन बोली, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी। इसमें किसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरे किताब में तो एक भी कहानी नहीं है। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बगले झाँकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा है? उसी को पढ़ना कहते हैं। विरजन बोली, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? विरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति सिर्फ रटती हो। चैप्टर 4।
कुछ काल में ही सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती थी, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखे ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता, पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाते हैं। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु जैसे ही वह स्कूल चला जाता है तो ही वह चादर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि यह बीमार है। एक दिन स्कूल में लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का व्यर्थ प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर डांट की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी को परिचय देकर बेटे को कैसा कष्ट दे, यह निस्पृह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया है, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप बोला, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा हंसकर बोली, क्या तुम्हारे देखने में दुबली हो गई हूँ? मुझे तो नहीं लगता। प्रताप बोला, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर बोली, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप ने कहा, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर से चक्कर आ गए। उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज तो देर हुई तो वह उकलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढाके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसे हंसी से मुख छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो? बता भी दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही वृजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी है, आंखें मुंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थामकर विरजन झिझोड़ने लगी, चाची कैसा है? आंखें खोलो चाची, कैसा है? परंतु चाची ने आंख न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। विरजन बोली, चाची कैसा है? कहीं दर्द तो नहीं? सुवामा ने बताया, नहीं बेटी, दर्द नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? विरजन बोली, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुवामा ने बताया, तुम जाओ, उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी तो ये बातें हो ही रही थी कि सुशीला का शुभागमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वनता देने के बहाने से आ पहुंची। विरजन ने अपनी माँ को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटकर आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे।
प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे कब तक अपने मोहल्ले में जाने बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुआमा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि वे अचानक सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुआमा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुआमा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोद में बिठा लिया और नेत्रों के आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बतलाया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ से पाती? यह कर अपने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुआमा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बिठाकर बातें करते रहे। औषधि साथ लेते आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुआमा को कड़वी कड़वी औषधि खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुआमा उसकी बहन है। एक बार सुआमा ने डरते डरते फीस के रुपये एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया और इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उनकी माता दोनों सुआमा की सेवा के लिए उपस्थित रही थी। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुआमा का जी अच्छा होता तो वह भोली भोली बातों द्वारा अपना मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया था। जब सुआमा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निंद्रा के मारे झुक न पड़ती वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्राय वही सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे ऐसी कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन रजरानी सुआमा के सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कोमुदी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। जो ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुआमा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार करके पूछा, विरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको नहीं बतलाऊंगी। सुआमा बोली, मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती थी? विरजन बोली, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, न बताऊंगी। सुआमा ने पूछा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ये यदि अच्छा नहीं लगता फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन ने कहा, किसी से कहोगी तो नहीं? सुआमा बोली, नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। विरजन ने बताया, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुआमा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी वह तो तेरा भाई है। विरजन ने कहा, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुआमा ने बोला, आज लल्लू को आने दो, उनसे पूछ लूंगी, देखो क्या कहता है। विरजन बोली, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सुआमा, मैं तो कह दूंगी। विरजन बोली, तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना।